हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। आज हमारा है वीडियो नंबर 36 और हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 2 एसी सर्किट्स। ठीक है, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा हो, वीडियो नंबर 35, उसमें हमने जो डिस्कशन किया था दैट वाज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स। लास्ट के जो 2 वीडियोस बनाए हैं हमने न्यूमेरिकल से रिलेटेड थे, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ एसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट किया है। कुछ वेव फॉर्म्स लिए हैं हमने, कुछ फंक्शंस लिए हैं जिनका हमने आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू ये सब निकाल के आपको दिखाया था कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने वो वीडियोस देखे होंगे और उन सब से आपने लर्न किया होगा ये सारी चीजें। आज का जो वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू द फेज। ठीक है, फेज से रिलेटेड आज हम अपना वीडियो बनाने जा रहे हैं कि फेज क्या होता है और फेज को हम कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से डिस्कशन किया जाता है फेज के बारे में, और कैसे हम फेज का यूज करके एसी सर्किट्स में उसको रिलेट कर सकते हैं अपनी वेवफॉर्म से रिलेटेड। राइट, तो इन सब की चीजों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। सो अभी तक आपने जो देखा है वो ये देखा है कि हमारे पास कोई एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है। मान लीजिए एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है हमारे पास, ये वोल्टेज या करंट किसी की भी हो सकती है। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस पे हमारे पास ओमेगा टी है, लेट्स से दिस इज फॉर वी एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू दैट इज वीएम एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस वीएम। और इस वेवफॉर्म में आप देखते हैं कि ये जो जीरो वैल्यू है दैट इज एट टाइम जीरो, ये जो पॉजिटिव वीएम मैक्सिमम वैल्यू आता है दैट इज एट पाई बाय 2, this crossover is at pi and this minus vm comes at minus 3 pi by 2 and cycle completes at 2 pi। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है वो भी हम देख चुके हैं, वो है v equals to vm sin omega t। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। राइट, तो ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है और इस वेवफॉर्म से देख के हमें ये भी चीज समझ में आती है कि चूंकि एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है तो इसमें जितनी भी साइकिल्स होंगी वो एग्जैक्टली इसी शेप की होंगी। ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसी शेप का आपको साइकिल मिलेगा और हर एक नई साइकिल एक पुरानी साइकिल के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगी। साथ ही साथ हमें ये चीज समझ में आती है यहाँ पर ये देख के कि हमारे पास जो साइकिल है उसमें पाई बाय 2 जो इंस्टेंट है उस पाई बाय 2 पे आपको मिलता है प्लस वीएम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। जीरो पर आपको जीरो वैल्यू मिलता है, पाई पर आपको फिर से जीरो मिलता है, 3 पाई बाय 2 जो 270 डिग्री है वहां पर आपको क्या मिल रहा है, माइनस का ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ वीएम। ठीक है, यहाँ पर आपको माइनस ऑफ वीएम मिलेगा और जो जीरो वैल्यू है वो अगेन आपकी 2 पाई पर आ जाती है। राइट, तो इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म को देख के हमें एक चीज ये समझ में आती है कि इस वेव फॉर्म में जो भी हमारे पास एंगल्स मिल रहे हैं, जिस जिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एंगल्स पे हमें कुछ कुछ वैल्यूज यहाँ पर मिलती है उसको हमें 0 पॉइंट से मेजर करना है। 0 पॉइंट से मेजर करने का मतलब है कि अगर हम कहें कि वेव फॉर्म का पॉजिटिव वैल्यू कहां पर आ रहा है तो यू विल स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम दिस इंस्टेंट 0 एंड विल कम टू दिस पॉइंट। सो द फेस विल सेट टू बी पाई बाय 2। ये जो फेस है ये पाई बाय 2 कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप कहेंगे कि ये जो पॉजिटिव साइकिल है कहां पर खत्म हो रही है तो यू विल मेजर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 0 पॉइंट विल कम टू दिस पाई एंगल, दिस इज द टाइम पाई 180 डिग्री के बाद। Similarly, for this minus of Vm, if you start measuring from 0 instant and will come to this point, you will see कि 3 pi by 2 एंगल के बाद आपको मिलता है कितना, माइनस ऑफ Vm। तो फेज का जो डेफिनेशन है, फेज का डेफिनेशन क्या बनेगा, फेज का डेफिनेशन बन सकता है phase of a particular value of an alternating quantity is the fractional part of time period or cycle through which the quantity has advanced from the selected zero position of reference। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गई हमारी फेज की। फेज को हमने जो कि वेव फॉर्म से समझाया है, हमने क्या कहा है कि अगर आप यहाँ रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करें और इस वेव फॉर्म में किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वैल्यू का अगर आपको फेज मेजर करना है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट जो कि 0 टाइम पीरियड है, और 0 टाइम से पूरी साइकिल में अगर आप एडवांस करते हैं, आगे बढ़ते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट वैल्यू के लिए, तो आप कहते हैं कि आपको जो प्लस वीएम वैल्यू मिल रही है वो कहां पर मिल रही है, पाई बाय 2 फेज पे यानी कि 90 डिग्री फेज पे। अगर आप कहते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 0 पॉइंट आपको वापस से 0 क्रॉसिंग पॉइंट कब मिलता है, यू विल से कि आपको 180 डिग्री के बाद 0 क्रॉसिंग मिलता है। सिमिलरली फॉर दिस माइनस ऑफ वीएम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 0 आपको जो माइनस वीएम मिलता है वो 0 से 270 डिग्री के बाद मिलता है, दैट इज 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गई हमारी फेज की। ठीक है,
दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है, आपको जब फेज मेजर करना होता है तो आप जरूरी नहीं है कि आप यहीं से इसी पॉइंट से शुरू करेंगे, आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस मान सकते हैं। जैसे हमने अभी तक जितना डिस्कशन किया उसमें रेफरेंस पॉइंट 0 को माना है। अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट π/2 को लेके चलते हैं तो आपका जो फेज वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगा। किस तरह से? अगर आप कहते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, ये हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं इस बार, ठीक है, दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट नाउ। आप कहते हैं कि यहाँ पर प्लस ऑफ वीएम का कितना फेज है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर प्लस ऑफ वीएम का जो रेफरेंस है वो 0 है इस केस में, क्योंकि आपका एज एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ही आपको वीएम मिल जाता है। इस केस में अगर आप कहेंगे कि 0 क्रॉसओवर कहां पर आ रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर π/2 से पाई के बीच का जो पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है, दिस विल बी द एक्चुअल फेज नाउ, दैट इज अगेन π/2, क्योंकि पाई में से π/2 को माइनस करेंगे। सिमिलरली आपको माइनस ऑफ वीएम के लिए आपको मिलेगा फेज पाई का, और टू जो अगेन वैल्यू 0 आएगी उसके लिए आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 3π/2 का। तो आपका जो फेज है वो डिपेंड करता है कि आपने किस रेफरेंस को एज्यूम किया है, किस रेफरेंस से आप लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी वेवफॉर्म लेंगे, मान लीजिए आपने कोई दूसरी वेवफॉर्म बनाई है इस तरह की, ये एक वेवफॉर्म हमने बनाई जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आपका ये साइनसोइडल वेवफॉर्म है, और उस वेवफॉर्म में आपने जो रेफरेंस है वो इस पर्टिकुलर एक्सिस के अक्रॉस मान लिया है, जो हमने अभी अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। तो उस केस में आपको ये एज ए टी इक्वल्स टू 0 बिहेव करेगा। जो आपका टी इक्वल्स टू 0 पहले यहाँ पर था, अब वो टी इक्वल्स टू 0 आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। शिफ्टिंग के टाइम पे आपका जो वेवफॉर्म का फंक्शन है वो अभी भी सेम ही रहेगा, v इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा टी, लेकिन ये जो वर्टिकल एक्सिस है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, इसको आपने शिफ्ट कर दिया 90 डिग्री से। शिफ्ट करने के बाद आपको जो एक्चुअल वेवफॉर्म दिखाई देगी वो इससे इस तरफ वाली से वेवफॉर्म दिखाई देगी। ये इस तरफ का पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। तो जब इस तरफ आगे आप वेवफॉर्म देखेंगे तो आपके जो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज है फेज की, वो सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर आपके पास होगा π/2, यानी कि 90 डिग्री के बाद आपको 0 मिलेगा। उसके बाद ये जो पॉइंट होगा ये आपका होगा पाई का वैल्यू, जो मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया, और ये होगा आपका 3π/2, 270 डिग्री। तो इस तरह से आपकी रेफरेंस पॉइंट्स हमेशा चेंज होते रहेंगे। जब जब आप अपनी रेफरेंस एक्सिस को बदलेंगे तब तब आपका जो रेफरेंस पॉइंट्स है ये बदल जाएगा, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर फेज होने का क्या फायदा है? फेज होने का हमारे पास फायदा ये है कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटीज नोन है, जैसे नंबर 1 आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वन इज द थिंग जो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कितना है। नंबर 2 इज यू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवफॉर्म, कितनी फ्रीक्वेंसी से आपका फ्रीक्वेंसी आपको कितना मिल रहा है, और नंबर 3 उसका फेज कितना है, ठीक है। अगर आपको ये 3 क्वांटिटी पता है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि आपको एक साइनसोइडल क्वांटिटी का पूरी तरह से नॉलेज है, क्योंकि इन्हीं 3 क्वांटिटी का आपको जरूरत पड़ता है एक वेवफॉर्म बनाने के लिए। आप कोई भी वेवफॉर्म आप बनाते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करती है कि कितना पीक तक जाएगा, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। फ्रीक्वेंसी आपका डिसाइड करती है कि कितने समय में आपकी एक साइकिल पूरी होती है, जो कि टाइम इक्वल्स टू 1/f हमारा होता है। और तीसरी चीज फेज, फेज हमें बताता है कि किस पर्टिकुलर इंस्टेंट से आपका वेवफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, किस पर्टिकुलर इंस्टेंट से आपका वेवफॉर्म स्टार्ट होके आगे बढ़ रहा है। जैसे आप यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो फेज है वो है 0 डिग्री, ठीक है, फेज इज 0 डिग्री। अगर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप इससे हाफ साइकिल से स्टार्ट करेंगे तो आपका फेज हो जाएगा π/2 डिग्री। तो इस तरह से आपका फेज जैसे जैसे बढ़ता घटता जाएगा, जिस तरह से भी आप अपने फेज की वैल्यू लेंगे उसी हिसाब से आप अपनी वेवफॉर्म को प्लॉट करेंगे। तो दीज आर द 3 वैल्यूज। अगर ये 3 वैल्यूज आपको पता है 1 2 3, वन इज मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज फेज, देन यू नो द एक्चुअल साइनसोइडल फंक्शन। आप आसानी से उस साइनसोइडल फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं, उसके बारे में आप सारी चीजें जानते हैं। तो ये सब तो था फेज के बारे में। अब हम जान लेते हैं एक और टर्म के बारे में जो है फेज डिफरेंस, क्योंकि फेज का यूज करके ही हम फेज डिफरेंस को समझ सकते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले फेज को समझा कि फेज होता क्या है। फेज डिफरेंस से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है? फेज डिफरेंस से बेसिकली मतलब है कि जब 2 या 2 से ज्यादा साइनसोइडल फंक्शन, साइनसोइडल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं, तो उनको एक दूसरे से रिलेट करके हम बता सकते हैं कि उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि फेज डिफरेंस होता क्या है। जो फेज डिफरेंस की बात आई है, फेज डिफरेंस की जो बात आती है वो वहां से आती है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया गया है, और उस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया है R, ठीक है, दिस इज आवर R, दिस इज योर V, वेयर V इज इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। तो आप सभी को पता है कि अगर सर्किट क्लोज्ड है पूरी तरह से, उसमें एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो वहां पर एक करंट भी फ्लो करेगा,
आई, जो कि एक साइनसोइडल नेचर का ही होगा क्योंकि हमने साइनसोइडल फंक्शंस को सर्किट में अप्लाई किया है। और आई की वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करता है सर्किट एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे आपके पास सर्किट एलिमेंट यहाँ पर आर है, आर की जगह पर आप एल या सी भी ले सकते थे। तो किस टाइप का एलिमेंट है या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे आर एल है या आर सी है या आर एल सी, तीनों ही लगे हुए हैं, ये सारी चीजें हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस किस केस में क्या क्या होता है। फॉर नाउ हम बस इतना ही जान लेते हैं कि आपका जो सर्किट का जो करंट है, आई का वैल्यू है, वो आई का फंक्शन डिपेंड करता है कि उस सर्किट में किस टाइप का फंक्शन लगा हुआ है। जैसे फॉर दिस केस अगर रेजिस्टेंस हम लेते हैं तो हमारे पास वी लगा हुआ है, वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर जो आई आएगा वो आएगा आई एम साइन ओमेगा टी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर आप ये दोनों फंक्शंस को एक वेवफॉर्म के थ्रू प्लॉट करते हैं, हम दोनों फंक्शंस को एक साथ प्लॉट करते हैं, ये हमारा ओमेगा टी हो गया। सबसे पहले वोल्टेज को अप्लाई किया है हमने सर्किट में, तो वोल्टेज को हम ड्रॉ करेंगे विद द पीक वैल्यू, ठीक है। ये है हमारे पास वोल्टेज वी, ठीक है, दिस इज वी। ये हमारे पास वीएम है, ये हमारे पास माइनस ऑफ वीएम है, ये प्लस वीएम, ये माइनस ऑफ वीएम, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। अब I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी की अगर बात करें तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोनों का जो फेज है वो 0 है। क्यों, कैसे हमें पता चला? क्योंकि दोनों ही एग्जैक्टली सेम फंक्शंस हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो Vm है और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट का वो है Im। बाकी जो फंक्शन है साइन ओमेगा टी ही है दोनों में, तो दोनों के बीच में कोई भी फेज का अंतर नहीं है। फेज का अंतर होने का सिंपली मीनिंग है कि दोनों ही साइनसोइडल क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम मोमेंट पे स्टार्ट होंगी, एग्जैक्टली सेम मोमेंट पर वो 0 होंगी और एग्जैक्टली सेम मोमेंट पर वो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेंगी। जैसे हमने जो v बनाया वो ऑलरेडी हम v बना चुके हैं। अगर आप i बनाते हैं तो i विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट आल्सो, वो 0 से शुरू होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर वो पीक तक पहुंचेगा। उसका पीक कितना है उसमें नेचुरली हम कुछ डिफरेंस रखेंगे और वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आकर 0 होगा एंड देन इसी तरह से वो वेवफॉर्म चलेगा। तो आप ये देख सकते हैं इन दोनों वेवफॉर्म में आपका जो ब्लू कलर से मार्क्ड है वो वोल्टेज है, जो रेड कलर से मार्क्ड है वो करंट का वेवफॉर्म है। यहाँ पर जो करंट का मैक्सिमम वैल्यू है वो है प्लस का आई एम और माइनस का आई एम नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो यहाँ हमने ये देखा कि इन दोनों ही वेवफॉर्म में जो स्टार्टिंग पॉइंट है, पीक तक पहुंचने का पॉइंट है दैट इज पाई बाय 2, या फिर जीरो क्रॉसओवर पॉइंट है जो कि पाई वैल्यू पर आता है, वो सारे के सारे एग्जैक्टली सेम मोमेंट पर आते हैं, सेम इंस्टेंट पर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकली वो चलते जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया वो आर का एग्जांपल था। अगर आप आर की जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स से कि हमने एलिमेंट आर की जगह पर कुछ और लगा दिया, उसके बारे में सब हम डिटेल में देखेंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ पर हमने वी लगाया जिसका फंक्शन है वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है, ये जो करंट है इसका जो फंक्शन आएगा वो आएगा इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये कैसे आएगा हम आगे देखेंगे, इसका डेरिवेशन है। तो आप देखते हैं कि आपके पास जो v था वो v है वी एम साइन ओमेगा टी और जो i है वो है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सिस में से आपने क्या किया है माइनस 5, 5 को लेस कर दिया है। तो अगर आप इसकी वेवफॉर्म को प्लॉट करते हैं, वेवफॉर्म को प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे वोल्टेज का वेवफॉर्म, क्योंकि वो हमारा एक रेफरेंस फंक्शन है। तो वोल्टेज का वेवफॉर्म हम बना रहे हैं सबसे पहले। ये है हमारा वोल्टेज जो कि 0 से शुरू हो रहा है, इसका जो रेफरेंस पे है ओमेगा टी है, ये हमारे पास दिस इज अवर वी, यह 0 पाई 2 पाई, ये सारी चीजें हमारे पास हैं। अब हम आई को देखते हैं। आई में हम क्या देखते हैं कि हम अगर ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, हम अगर ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें आई का वैल्यू कितना मिलना चाहिए, वो आपको मिलेगा माइनस ऑफ आई एम। आप मैथमेटिकली करके देख लेंगे। अगर इस करंट वाले फंक्शन में आप रखते हैं ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0, तो यू विल गेट आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम आई एम, ठीक है। इसी तरह से अगर आप रखते हैं ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 5, तो आपको आई की वैल्यू मिलेगी 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी और जब आप इसको प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो करंट का वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह से बनेगा। जो फाई एंगल है, मान लीजिए ये वो इंस्टेंट है जहां पर फाई एंगल आपको मिला है, दिस इज फाई, ठीक है। ये वो इंस्टेंट है जहां पर करंट 0 होगा और ये वो इंस्टेंट है जहां से ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 था और करंट का जो फंक्शन मिल रहा था आपको वो मिल रहा था माइनस ऑफ आई एम। तो योर वेवफॉर्म विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, विल गो लाइक दिस, ये देखिए
ये जो वेवफॉर्म है ये कुछ इस तरह से चलेगी, लाइक दिस। अब आप इसमें ये देखेंगे कि जो ये वाला इंस्टेंट है, क्योंकि इंडक्टर का केस है, तो इंडक्टर के केस में हमें अभी पता है फिलहाल कि एग्जैक्टली जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वोल्टेज का जो फंक्शन है वो मैक्सिमम पीक वैल्यू को पहुंचता है, एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पर आपका जो करंट है वो जीरो होता है, बिकॉज दिस इज इंडक्टर केस। और प्योर इंडक्टर केस में जिसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होता, उस केस में फाई इक्वल्स टू पाई बाय 2 होता है, ये हमें पता है। आगे हम इसका डेरिवेशन करेंगे, वहां से ये चीजें आती हैं, तो फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए कि यहाँ फाई इक्वल्स टू पाई बाय 2 है। तो एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव फाई इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 इंस्टेंट पर जब आप ओमेगा टी इक्वल्स टू फाई या पाई बाय 2 रखेंगे, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, उस केस में मिलेगा आई का वैल्यू 0। तो आई का वैल्यू 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ये है आई का वैल्यू 0। सिमिलरली जब आप ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आई का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस ऑफ आई एम, ये है आपका माइनस ऑफ आई एम, दिस इज माइनस ऑफ आई एम। सिमिलरली जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पुट करते जाएंगे आपको मिलता जाएगा, जैसे आप ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई रखेंगे तो आपको मिलेगा आई का वैल्यू प्लस ऑफ आई एम, एंड अगर आप ओमेगा टी इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा आई का वैल्यू अगेन 0। सिमिलरली यू विल गेट ऑल द वैल्यूज, एंड व्हेन यू प्लॉट दिस वैल्यू, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हम इस तरह की कोई भी दो वेवफॉर्म्स एक साथ प्लॉट करते हैं जिनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल का डिफरेंस है, राइट, दोनों की जो एक्सिस है उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर दोनों का वेवफॉर्म का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उन दोनों का जो मैक्सिमम पीक वैल्यू तक पहुंचने का इंस्टेंस है, वो सब डिफरेंट होते हैं, मतलब वो सब एक एग्जैक्टली सेम उसी एंगल से डिफर करते जाते हैं। यहाँ पर जो एंगल था वो फाई था, यानी कि पाई बाय 2 था। तो जहां जहां जैसे जैसे हमने ये वेवफॉर्म प्लॉट करते गए, हमने ये देखा कि दोनों वेवफॉर्म के जो सेम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली पाई बाय 2 डिग्री से डिफर हो गई हैं, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने में मिलती है। सेम अगर आप एक और एग्जांपल यहाँ पर लेके चलें, वो एग्जांपल हम एक और दूसरे एलिमेंट का ले लेंगे। हमने आर देख लिया, हमने एल देख लिया, अब हम एक सी और देख लेते हैं। सी का भी डेरिवेशन हम आगे करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर हमारे पास v इक्वल्स टू है वीएम साइन ओमेगा टी, जो हमने एक लगाया है कैपेसिटर के केस में, और कैपेसिटर के केस में जो हमारे पास करंट आता है वो आता है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर लगा है तो फाइव की वैल्यू होती है पाई बाय 2 इस केस में। ऊपर वाले केस में -5 था, इस वाले केस में +5 है। तो इस केस में जब आप वेवफॉर्म प्लॉट करेंगे तो वेवफॉर्म प्लॉट करते टाइम आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे वोल्टेज को। जब हम वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं तो वोल्टेज को ड्रॉ करने के लिए सेम उसी तरह की वेवफॉर्म आपकी बनेगी जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। ये आपका हो गया वोल्टेज, दिस इज ओमेगा टी, 0 पाई पे 0 हुआ 2 पाई, एंड दिस इज द इंस्टेंट जहां पर वो प्लस वी एम और माइनस वी एम पर पहुंचता है। फिर अब आप आई की करंट की वेवफॉर्म को देखेंगे तो करंट की वेवफॉर्म में जब आप फाई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रखेंगे अगेन, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा सो एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0, अगर आप ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यू विल गेट आई इज इक्वल्स टू प्लस का आई एम। व्हेन यू विल पुट omega t is equals to pi by 2, you will get I is equals to 0। तो इस तरह से आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, और वैल्यूज सारी जब आपके पास आ जाएंगी और जब आप करंट का वेवफॉर्म वापस से प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पे आपको मिलेगा प्लस का आई एम, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे मिलेगा 0, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई पर आपको मिलेगा अगेन मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा टी इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 पे अगेन आपको 0 मिलेगा, और जो वेवफॉर्म बनेगी वो आपकी कुछ इस तरह की होगी। This will be the kind of waveform you will get, ठीक है। इस वेवफॉर्म में भी आप ये चीज देखेंगे, ये थोड़ी सी करेक्ट कर लेते हैं। So this is the kind of waveform जो हमें करंट की मिलने वाली है, जो रेड कलर से हमने बनाया, दिस इज करंट आई। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वेवफॉर्म है ओमेगा टी इक्वल्स टू पे आपको मिला प्लस का आई एम, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे मिलेगा आपको 0, ये है पाई बाय 2 वैल्यू, करंट का वैल्यू है 0, एंड सो ऑन। तो यहाँ आपको फिर से एक चीज देखने को मिलेगी, वो ये है कि जब जब आपका वोल्टेज
जीरो को क्रॉस करेगा तब करंट आपका मैक्सिमम वैल्यू पर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फेज शिफ्ट है वो है 90 डिग्री का एग्जैक्टली। यानी कि दोनों के जो पॉइंट्स हैं, जो सिमिलर वैल्यू के पॉइंट्स हैं, वो दोनों के दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री से डिफर कर रहे हैं। पुराने वाले केस में जो पिछला वाला इंडक्टर वाला केस था उसमें भी 90 डिग्री था, और जो कैपेसिटर वाला केस है उसमें भी 90 डिग्री ही है। लेकिन वहां पर -5 था, यहाँ पर +5 है, उसकी वजह से जो करंट की वेवफॉर्म है वो चेंज हो गई है, उल्टी हो गई है। आप देखिए, अगर आप इस वेवफॉर्म को जस्ट रिवर्स करके प्लॉट करते हैं तो आपको इसी तरह का वेवफॉर्म मिलता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम पता करेंगे कि माइनस वाला केस है या प्लस वाला केस है। इन सब चीजों के बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। So the definition of phase difference क्या हुआ? When two alternating quantities of the same frequency, remember this thing, both the alternating quantities must have same frequency. आप देखेंगे जो ऊपर के तीनों केस हमने ड्रॉ किए हैं उन सब की जो फ्रीक्वेंसी है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमने लिखे है, जहां पर हमेशा ओमेगा को हमने यूज किया है। तो दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज सेम इन ऑल द केसेस। सो द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। तो जब दो ऑल्टरनेटिव क्वांटिटीज का 0 पॉइंट डिफरेंट हो जाए, 0 पॉइंट का मतलब है यहाँ आप देखेंगे कि आपका ये वोल्टेज वेवफॉर्म का 0 यहाँ था, दूसरे वेवफॉर्म का 0 यहाँ था। फर्स्ट इस वाले केस में देखेंगे एक 0 यहाँ पर था क्रॉसिंग पॉइंट, एक 0 पॉइंट यहाँ पर था। लेकिन इस वेवफॉर्म में आप देखेंगे दोनों का जो 0 पॉइंट है वो सेम है। तो आप कहेंगे कि जो फर्स्ट वाला केस था यहाँ पर नो फेज डिफरेंस, इस केस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन बाकी के दोनों केस में वी हैव ए फेज डिफरेंस, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि फेज डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और फेज डिफरेंस को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फेज डिफरेंस का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज द एंगल ऑफ फाई। फाई इज द एंगल जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर आपको वोल्टेज मिलता है Vm sin ओमेगा टी और आपको करंट मिलता है Im sin ओमेगा टी प्लस फाई, या फिर Im sin ओमेगा टी माइनस फाई, दोनों ही केस में आप देखेंगे कि फेज डिफरेंस है। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी यहीं से देख के कि दोनों ही केस में हमारे पास कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली जब आप ऐसा लिखते हैं कि Vm sin ओमेगा टी, यहाँ पर आप +0 एंगल लेकर चलिए जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। इसका मतलब है कि ओमेगा टी का जो शिफ्ट है वो सिर्फ 0 डिग्री एंगल के साथ ही है, राइट। तो अगर आप सिंपल ओमेगा टी लिखते हैं दैट मीन्स ±0 डिग्री आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ वहां पर मिलेगा। साथ ही साथ आप सेम चीज को कुछ और तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे आप अभी तक हम लिखते आ रहे हैं V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी, बट अगर आपको वो दे रखा है V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी प्लस फाई और आपको दे रखा है I इज इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी, उस केस में भी आपके पास फेज डिफरेंस हो गया है। आप देखेंगे फाई एंगल का डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। या फिर आप लिखते हैं V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई, कुछ भी लिख सकते हैं। I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी माइनस फाई। अब हमने ऊपर प्लस फाई ले लिया, नीचे माइनस फाई ले लिया, दोनों में फाई है लेकिन एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है। तो इस केस में भी हमारे पास फेज डिफरेंस है बिकॉज एंगल इज डिफरेंट। अगर आप नेट एंगल को निकालेंगे तो आपको ट्वाइस ऑफ फाई मिलेगा, राइट। इसके अलावा और एग्जांपल अगर आप लें, आप सपोज करके ले लेते हैं V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी प्लस फाई, या फिर आप लिखते हैं I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी प्लस फाई। सेम एंगल मैंने लिया है, दोनों में प्लस फाई लिया है, तो देयर इज नो फेज डिफरेंस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि जब दोनों का एंगल सेम हो और सेम साइन के साथ हो तो उस केस में फेज डिफरेंस नहीं होता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास दोनों का एंगल डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है, तो उस केस में हमेशा आप क्या कंसीडर करेंगे? हमेशा फेज डिफरेंस आपके पास होगा। और ओमेगा टी इक्वल्स टू प्लस फाइव और ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस फाइव का क्या मतलब है? अभी मैं इस चीज को भी क्लियर कर देता हूं। अब आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप ले रहे थे एक एक्सिस जिसको आप कहते थे ओमेगा टी। एज्यूम करिए आपके पास एक स्केल है, ठीक है, ये एक स्केल है जो ओमेगा टी लेंथ का है। वी हैव ए लेंथ ऑफ ओमेगा टी। अगर आप इस ओमेगा टी में, इस स्केल में आप कहते हैं कि आपने फाइव को ऐड कर देना है, फाइव को ऐड करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फाइव की जरूरत पड़ेगी और एक्स्ट्रा फाइव आपको क्या मिलेगा? बैक साइड से मिलेगा, राइट। क्योंकि इस तरफ तो आपके पास इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है, यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, दिस इज फिक्स्ड,
ठीक है, दिस इज फिक्स्ड। यहाँ पर आपके पास कोई स्कोप नहीं है आगे एक्सटेंड करने का, आप सिर्फ बैक साइड से ही एक्सटेंड करते हैं। तो अगर आप कहते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आप क्या कर रहे हैं, एक स्केल जो आपके पास ओमेगा टी लेंथ का है उसमें आपने फाइव को ऐड कर दिया है। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस फाइव है, तो ये आपके पास स्केल है जो कि ओमेगा टी लेंथ का है, ये आपके पास पॉइंट फिक्स है, ठीक है। आपको करना है माइनस फाइव, तो माइनस फाइव के लिए यहां से आप शुरू करेंगे, आप इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये है आपके पास फाइव, तो ये हो गया ओमेगा टी माइनस फाइव, राइट। इस चीज को आप इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। तो जब भी आपको कहा जाए कि कोई वेवफॉर्म बनाइए जो ओमेगा टी प्लस कुछ एंगल के साथ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जितने एंगल का प्लस जा रहा है, मान लीजिए फाइव का एंगल जा रहा है, तो ये हमारा फाइव एंगल हो गया। इसका सिंपल मीनिंग है कि वो वेवफॉर्म वहां से स्टार्ट होने वाली है, यहाँ से वो स्टार्ट होगी और अपना पूरा साइकिल कवर अप करेगी। अगर आपको कहता है माइनस फाइव है, तो माइनस फाइव का मतलब है कि ये जीरो है, यहाँ से आप माइनस फाइव मतलब इस राइट साइड को आप चलेंगे, मान लीजिए ये है आपका फाइव, वो वेवफॉर्म यहाँ से शुरू होगी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। तो अभी मैं कुछ वेवफॉर्म प्लॉट कर रहा हूँ, उन वेवफॉर्म से हमें और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। पहला वेवफॉर्म हम बना रहे हैं जो अभी तक बनाते आए हैं, v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये है v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। दूसरा वेवफॉर्म इसी पे मैं बना रहा हूँ, मैंने बनाया v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, साथ ही साथ हम बनाएंगे i इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पहले प्लस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। प्लस फाइव का मतलब है कि फाइव एंगल से प्लस करना है, मान लीजिए ये है वो प्लस फाइव, दिस इज योर फाइव, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वेवफॉर्म स्टार्ट यहां से होगी, और जितने भी हमारे रेफरेंस पॉइंट्स थे, वोल्टेज का 0 पॉइंट एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पे आएगा, करंट का 0 पॉइंट एट ओमेगा इक्वल्स टू प्लस फाइव पे आएगा, वोल्टेज का 0 पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पाई बाय 2 पे आएगा, करंट का मैक्सिमम पॉइंट पाई बाय 2 से फाइव एंगल पहले आ जाएगा, राइट। तो सारे पॉइंट्स इस तरह से चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से जो वेवफॉर्म खत्म होगी वो 2 पाई से फाइव एंगल पहले खत्म हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका ये वेवफॉर्म चलेगा। अब अगर आपका वेवफॉर्म फाइव है और मान लीजिए फाइव इक्वल्स टू पाई बाय 2 हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिससे हमें कंसिडरेशन रहे, आसानी से हम उसको प्लॉट कर सकें, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पर वेवफॉर्म आपका क्रॉस करने वाला है। अब आप देखिए, अगर ये वेवफॉर्म यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ पर वो जीरो क्रॉस करेगा, जो वेवफॉर्म हम ऑलरेडी बना चुके हैं इस तरह का, ये यहाँ पर जीरो क्रॉस करेगा, उसके बाद वो वेवफॉर्म यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा। तो ओरिजिनली अगर आप ये वेवफॉर्म प्लॉट करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट साइड वाला, दिस पोर्शन को आप शो नहीं करेंगे, इस पोर्शन को आप शो नहीं करते हैं। क्यों शो नहीं करते हैं? क्योंकि आपका जो वेवफॉर्म है वो स्टार्ट यहाँ से होता है t इक्वल्स टू 0 से, और इस पोर्शन को आप नेग्लेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं। अंडरस्टूड है ये चीज कि कोई वेवफॉर्म अगर पाई बाय 2 एंगल से इस साइड से लेफ्ट साइड से शुरू हो रही है तो वो मैक्सिमम वैल्यू आपका t इक्वल्स टू 0 पर ही देगी, और यहाँ से आपका वेवफॉर्म शुरू होकर कुछ इस तरह का बनाएगा। अब माइनस फाइव का देखें, माइनस फाइव का मतलब है कि आपको यहां से वेवफॉर्म शुरू होगी, फाइव इक्वल्स टू पाई बाय 2 हमने ले रखा है, तो वेवफॉर्म यहां से शुरू होगी, यहां से जो शुरू होगी उसका मैक्सिमम पीक इस पॉइंट पर आएगा, जीरो क्रॉसिंग पॉइंट इस पॉइंट पर आएगा, और वो खत्म जाके यहाँ पर होगी। तो वो वेवफॉर्म कुछ इस तरह की बनेगी, ये देखिए। और अगर आप इसको पीछे साइड में कंप्लीट करना चाहते हैं तो यू विल हैव ए माइनस ऑफ आई एम वैल्यू हियर, यहाँ पर। तो ये होगी आपकी वेवफॉर्म। अब अगर आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को डिलीट कर दें, ये जो आगे हमने एक्सटेंड करके बनाया था, अगर हम सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन को डिलीट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक्चुअल वेवफॉर्म मिल जाएगी। और वो एक्चुअल वेवफॉर्म कैसी दिखेगी, लेट्स ड्रॉ इट वंस अगेन, ताकि हमें थोड़ी सी बेटर प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले वी एम साइन ओमेगा टी बनाएंगे, जीरो एंगल वाला, ये हो गया, ये है वोल्टेज V। उसके बाद आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बनाएंगे। आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के लिए हमारे पास पीक वैल्यू यहाँ पर आएगी, एंड द वेवफॉर्म विल लुक लाइक दिस। सॉरी, गलत हो गया ये।
विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ पर वो क्रॉस करेगी। इनको पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विल गो लाइक दिस, यहाँ से क्रॉस करते हुए जाएगी, यहाँ पीक करेगी इस तरह से। और अगर आप -5 वाली बना रहे हैं, ठीक है, -5 वाली वेवफॉर्म आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से, मतलब यहाँ से माइनस का वैल्यू रहेगा उसके पास, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट फॉर -5 एंगल, और ये जो रेड कलर में आपके पास बनाया है ये हो गया आपका करंट फॉर +5 एंगल। इस तरह से आप t=0 इंस्टेंट पर वेवफॉर्म को प्लॉट कर सकते हैं, जिसमें सिमिलर फ्रीक्वेंसी है लेकिन तीनों के तीनों फेज एंगल्स डिफरेंट है, राइट। तो स्केल के थ्रू हमने ये चीज क्लियर कर ली है, ये चीज समझ ली है कि किस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल को देखते हैं, क्या क्या चीजें वहां पर इन्वॉल्व होती है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल है ये दो टर्म से बताया जाता है, जिसमें पहला टर्म है लैगिंग, दूसरा टर्म है लीडिंग। लैगिंग और लीडिंग का क्या मतलब है? लैगिंग और लीडिंग का सिंपली मतलब यही है कि हम दो क्वांटिटीज को लेते हैं और उन दोनों क्वांटिटीज में से एक को रेफरेंस लेते हैं। मान लीजिए दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, और हम खड़े हैं इस साइड को मुंह करके, ठीक है, हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फेसिंग है वो इस साइड को है। तो हम क्या कहेंगे, अगर इस पॉइंट पर खड़े हैं और इस तरफ को मुंह करके कह रहे हैं कि ये हमसे आगे है, दिस इज अहेड, ठीक है, और आगे का मतलब है लीडिंग, तो हम कहेंगे कि हमसे लीड कर रहा है। कितनी डिस्टेंस से? ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लेट्स से डिस्टेंस इज डी। तो एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि दिस इज ए, दिस इज बी। इस केस में अगर ए यहाँ खड़ा है और उसका जो फेसिंग है वो बी की साइड को है, तो हम कह सकते हैं बी हमसे लीड कर रहा है कितने डिस्टेंस से? डी डिस्टेंस से। वहीं अगर ए यहाँ पर है, दिस इज ए, और बी यहाँ पर है, और आपने ए को खड़ा किया है बी की साइड को फेस करके, सॉरी हमें फेसिंग चेंज करना होगा, यस। तो हमारा जो फेस है वो इस साइड को है, फिर से सेम साइड को है, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है अगेन डी है। तो इस केस में आप कहेंगे कि ए से बी क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। कितने डिस्टेंस से? अगेन बी डिस्टेंस से। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लैगिंग और लीडिंग। इन जनरली अगर आप देखें, हमने दोनों ही केस में जो रेफरेंस लिया है वो किसको लिया है? ए को रेफरेंस लिया है। अगेन यहाँ पर भी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप किस पॉइंट को रेफरेंस मानकर चल रहे हैं। आप ए को रेफरेंस लेंगे तो फर्स्ट केस में आप कहेंगे कि आपका ए से बी लीड कर रहा है, ठीक है। दूसरे केस में आप कहेंगे ए से बी लैग कर रहा है। सिमिलरली अपोजिट वे में अगर आप बी को रेफरेंस मानेंगे तो बी के रेफरेंस के केस में आप कहेंगे कि बी से ए लैग कर रहा है पहले वाले केस में। इस वाले केस में अगर आप बी को रेफरेंस लेंगे तो आप कहेंगे ए लैग कर रहा है, और दूसरे वाले केस में आप कहेंगे कि ए लीड कर रहा है, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया लैगिंग और लीडिंग का। अब इस एग्जाम्पल से हम अपनी वेवफॉर्म्स को रिलेट करते हैं। जो ये डायग्राम हमने बनाया था, इस डायग्राम से हम क्या चीज देख पा रहे हैं, इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो रेफरेंस है, हमने रेफरेंस अगर वी को मान लिया, दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसको हमने ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पे माना है। अगर ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पे रेफरेंस है तो उस केस में अगर आप रेड वाली वेवफॉर्म को देखेंगे तो रेड वाली वेवफॉर्म स्टार्ट कहां से हो रही है? आप ये नहीं कहेंगे कि स्टार्ट यहां से हो रही है, क्योंकि यहां से तो नेगेटिव साइकिल शुरू हो रही है। स्टार्ट वो फाई एंगल पहले से हो चुकी थी, यहां से वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो आप अगर इस रेफरेंस पॉइंट को ले रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो रेड वाली वेवफॉर्म है वो फाई एंगल से पहले स्टार्ट हो चुकी थी, तो आप कहेंगे कि फर्स्ट केस में करंट इज लीडिंग बाय कितने एंगल से? फाई एंगल से, ठीक है। जो रेड वाली वेवफॉर्म है, किस केस में हम बात कर रहे हैं? v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी है हमारे पास, और i इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। इस केस की हमने बात की अभी, जिसमें हमने ग्रीन वाली वेवफॉर्म वोल्टेज की ली है और रेड वाली वेवफॉर्म करंट की ली है इन पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए। दूसरी जगह पर आप कहते हैं अगर आपके पास v इक्वल्स टू है वी एम साइन ओमेगा टी और i इक्वल्स टू है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये वाली वेवफॉर्म हमने देखिए यहाँ प्लॉट कर रखी है। ग्रीन वेवफॉर्म से आपका वोल्टेज है और ब्लू वेवफॉर्म से आपका करंट है। -5 था इसलिए हमने -5 एंगल मतलब फाई 0 से फाई एंगल को हमने कट कर दिया,
स्केल वाले कॉन्सेप्ट से हमने देखा था कि हमारा जो स्केल है उसमें से फाई कम हो गया, और अगर आप फाई कम करेंगे तो आपका जो वेवफॉर्म है वो ब्लू कलर से यहाँ से शुरू होगा, और आप यहाँ से ये देखेंगे कि आपका जो वेवफॉर्म है इस केस में वो क्या हो रहा है, वो आपका कम हो गया, स्केल कम हो गया। और ये जो वेवफॉर्म है ये शुरू कब हुई, वोल्टेज तो पहले शुरू हो गई, करंट आपकी बाद में शुरू हुई। अब वोल्टेज या करंट दोनों के बीच में जो डिफरेंस था उसके हिसाब से आप ये देखेंगे कि करंट आपका चूंकि बाद में शुरू हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल आपकी ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाय 2 से शुरू हो रही, तो आप कहेंगे कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय कितने एंगल से, फाई एंगल से। पहले केस में आपने बोला करंट इज लीडिंग बाय फाई एंगल, किससे लीड कर रहा है, वोल्टेज से। दूसरे केस में आपने कहा करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फाई एंगल, राइट। तो ये तो हमने करंट के रेस्पेक्ट में कहा कि करंट लीड कर रहा है या करंट लैग कर रहा है। वहीं अगर आप वोल्टेज के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो फर्स्ट केस में आप कहेंगे कि वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड, किससे लैग कर रहा है, करंट से, कितने एंगल से, फाई एंगल से। ठीक है, दोनों केस में सेम है, दोनों ही केस में ट्रू है। सेकंड केस में हम कहेंगे वोल्टेज इज लीडिंग बाय फाई एंगल, किससे लीड कर रहा है, करंट से, राइट। अगर आप कहें करंट लीड कर रहा है या आप कहें वोल्टेज लैग कर रहा है, दोनों एक ही केस है, क्योंकि एक आगे होगा दूसरा पीछे होगा। आप दोनों के रेस्पेक्ट में मैंने जो एग्जांपल लिया था उससे आप रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ बताया था, अगर आप ए के रेफरेंस में यहाँ बात करेंगे तो कहेंगे कि बी आगे है डी डिस्टेंस से, और वहीं अगर आप बी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ए पीछे है डी डिस्टेंस से। उसी तरह से यहाँ पर हम कह रहे हैं कि करंट लीड कर रहा है फाई एंगल से और वोल्टेज लैग कर रहा है। सेम सेकंड केस में हम कहेंगे करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, और हम कह सकते हैं वोल्टेज लीड कर रहा है। तो जनरली जो हमारा लैगिंग या लीडिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें हम मैक्सिमम टाइम पर करंट के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं। ये जो हमने बोला है करंट इज लैगिंग या करंट इज लीडिंग, तो जहां पर भी बात होगी आगे आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले जितनी भी चीजें हम ड्रॉ करेंगे उन सब में हम ये देखेंगे कि आपको जहां भी लैगिंग या लीडिंग की बात की जा रही है वो ज्यादातर करंट के रेस्पेक्ट में ही की जा रही है। करंट ही सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज पैरामीटर है जिसके रेस्पेक्ट में हम वोल्टेज को लैग दिखाते हैं, वोल्टेज को लीड दिखाते हैं। ठीक है, ओके। सो लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। इस चीज को और क्लियर करने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूँ। मैं एक पहला फंक्शन ले रहा हूँ वोल्टेज का, जिसमें हम लिख रहे हैं Vm साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3, ठीक है। और करंट हमने लिया Vm साइन, सॉरी Im, दिस मस्ट बी Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई, ठीक है। दोनों में ही मैंने माइनस किया है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा लीडिंग है कौन सा लैगिंग है, ये हमें देखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेवफॉर्म बना लेंगे। लेट्स मेक ए वेवफॉर्म। हम देखते हैं v इक्वल्स टू है Vm साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3, यानी कि 0 के पाई बाय 3 एंगल बाद ये वेवफॉर्म शुरू होगी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम पहले एक्सिस डाल लेते हैं, ये है पाई, ये है 2 पाई, ठीक है। ये है हमारा पाई बाय 2, ठीक है। पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, पाई बाय 2 होगा 90 डिग्री। तो यहाँ कहीं से शुरू मानते हैं इसको कि ये यहाँ कहीं से शुरू हुई। अब अगर ये वेवफॉर्म यहाँ कहीं से शुरू होगी तो यहाँ कहीं उसका हाफ साइकिल आना चाहिए। ये एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सिस अगर हमने गलत कर दी तो वेवफॉर्म गलत ही बनेगी हमेशा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये स्टार्ट किया हमने, यहाँ 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ कहीं वो 0 होगा, और अगर इस वेवफॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। इट शुड लुक लाइक दिस, राइट। ये बन गया आपका वोल्टेज, दिस इज योर वोल्टेज। नाउ अब अगर आपको करंट बनाना है तो करंट बना लेते हैं। करंट है Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई। माइनस पाई मतलब यहाँ तो पाई हमें सीधे सीधे मिल जाएगा। ये वो पॉइंट है जहां से शुरू होगा, ये वो पॉइंट है जहां पर वो खत्म हो जाएगा। तो ये वेवफॉर्म आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इसको ऐसा ही बनाएगा,
ठीक है, ये आपका हो गया करंट। तो दोनों वेवफॉर्म हो गई। अब दोनों वेवफॉर्म को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, कौन सा लैग कर रहा है, कौन सा लीड कर रहा है। हमें रेफरेंस पॉइंट अगर हमारा 0 है तो 0 में हम ये देखेंगे कि कौन सा ज्यादा लेट शुरू हुआ और कौन सा पहले शुरू हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो वोल्टेज है ये यहाँ पर शुरू हो गया था, जो कि था हमारा π/3 एंगल, और जो करंट है वो शुरू हुआ पाई एंगल पर। दिस इज योर पाई। तो इन दोनों वेवफॉर्म के कंपैरिजन में आप क्या देखेंगे, अगर आप वोल्टेज को रेफरेंस लेकर बोल रहे हैं, लेट्स मेक दिस वोल्टेज एट रेफरेंस। अगर आपने वोल्टेज को रेफरेंस लिया, वोल्टेज को रेफरेंस लेने से आपके पास जो एंगल है वो एंगल कितना बचता है यहाँ से यहाँ तक का, यह है आपका π/3 यानी कि 60 डिग्री, और ये आपका 180 डिग्री। तो 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, ये बचा आपके पास 120 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इस केस में करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 2π/3 डिग्री, 2π/5 डिग्री एंगल, यानी कि फाई इज इक्वल्स टू है 2π/3। फाई मतलब फेज डिफरेंस, तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस हो गया वो हो गया 2π/3। 2π कितना होता है, 180 into 2 दैट इज 360, 360 डिवाइड बाय 3 दैट इज 120 डिग्री, राइट। तो ये आपका 120 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एक तो ये स्टेटमेंट है जो यहाँ से हम कह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप करंट के वोल्टेज के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो आप कहेंगे कि वोल्टेज इज लीडिंग बाय 2π/3 एंगल। ठीक है, तो दोनों ही केस में ये सिमिलर हो गया। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि हमें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा एग्जांपल है V इक्वल्स टू है Vm साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, और I इक्वल्स टू है Im साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। ये दो वेवफॉर्म हमने ली, दोनों वेवफॉर्म को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सेस बनाएंगे, क्योंकि स्टार्ट हमें एक्सेस से ही करना है। ये है हमारे पास एक्सेस ओमेगा टी। हमने बनाना है Vm साइन ओमेगा टी प्लस 30। प्लस 30 मतलब हमें स्केल को एक्सटेंड करना पड़ेगा 30 एंगल से। मान लीजिए ये है 30 डिग्री यहाँ पर, दिस इज योर 30 डिग्री। ठीक है, तो मतलब वेवफॉर्म यहाँ से शुरू होनी चाहिए। अब जो वेवफॉर्म यहाँ से शुरू होगी वो कुछ ऐसे होके आएगी। यहाँ पर हम पहले मार्क कर लेते हैं, ये 0 है, इसको हम π/2 ले लेते हैं, और ये हमने ले लिया, सॉरी ये 2π हो गया और ये पाई हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब जो वेवफॉर्म 30 डिग्री पहले से शुरू होगी 0 से, वो पाई के 30 डिग्री पहले खत्म हो जाएगी, हाफ साइकिल, और 2π के 30 डिग्री पहले वो पूरी साइकिल खत्म करेगा। तो ये वेवफॉर्म आपका कुछ ऐसा बनेगा। ये इस तरह का कुछ वेवफॉर्म बनेगा, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। दिस एंगल हैज टू बी 2π माइनस π/6, जो भी ये आ जाएगा वैल्यू, 2π माइनस π/6 आ जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री पहले से शुरू हो रहा है। ये यहाँ पर मैंने डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि ये डॉटेड लाइन हमें रिप्रेजेंट नहीं होगी। अगर आप आइडियली इस वेवफॉर्म को देखोगे, जब आप बनाओगे, तो ये वेवफॉर्म आपको यहाँ पर जो डॉटेड लाइन्स है वो नजर नहीं आएंगी, वो छुप जाती है एक्सेस के पीछे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास वोल्टेज, दिस इज योर वोल्टेज। नाउ करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है Im साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। माइनस 30 का मतलब है ये 0 है, ये है π/2 90 डिग्री, यहाँ कहीं मान लीजिए 30 डिग्री है, दिस इज अवर 30 डिग्री। ठीक है, इस साइड में है ये 30 डिग्री। ठीक है, मतलब ये वेवफॉर्म यहाँ से शुरू होगी। जो वेवफॉर्म 0 के 30 डिग्री बाद शुरू होगी वो पाई के 30 डिग्री बाद हाफ साइकिल कंप्लीट करेगी, और 2π के 30 डिग्री के बाद फुल साइकिल कंप्लीट करेगी। तो पहले वेवफॉर्म बना लेते हैं। ये हो गई। अब इस वेवफॉर्म को कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि नेचुरली एक ही साइकिल तो होगी नहीं, ये कंटिन्यूएशन में चलती हुई आएगी। ये होगा आपका साइकिल दोनों का। तो ये हो गया आपके पास करंट। अब आप देखिए कि कौन सा वेवफॉर्म लैग कर रहा है या कौन सा वेवफॉर्म लीड कर रहा है। हम अगर वोल्टेज को रेफरेंस लेकर चलें, क्योंकि हम ज्यादातर केस में मैंने आपको बताया कि हम वोल्टेज को रेफरेंस लेके चलते हैं और करंट के लिए हम लिखते हैं,
तो वोल्टेज को अगर आप रेफरेंस लोगे तो आप देखोगे वोल्टेज तो 30 डिग्री पहले से शुरू हुआ था और करंट 0 से 30 डिग्री बाद शुरू हुआ, यानी कि अगर दोनों का नेट आप एंगल देखोगे 30 पहले है 30 बाद में है तो दोनों के बीच हो गया 60 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि स्टेटमेंट आपका होगा, पहला स्टेटमेंट करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि π/3। ठीक है, अगर आप वोल्टेज को रेफरेंस ले रहे हैं, जो कि हमें करना है यूजुअली, बट मैं फिर भी दूसरा बता देता हूं। दूसरे केस में आप क्या लिखते हैं, वोल्टेज इज लीडिंग बाय π/3 रेडियंस। ठीक है, तो इस तरह से आप फेज डिफरेंस को समझ सकते हैं। किसी भी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के केस में आप फेज डिफरेंस आसानी से बता सकते हैं वेवफॉर्म देख के, या उन दोनों का फंक्शन देख के भी आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना एंगल है और कौन सा क्वांटिटी लैग कर रहा है या कौन सा क्वांटिटी लीड कर रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने दो चीजें पढ़ी। पहला था फेज क्या होता है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका डेफिनेशन है, क्या क्या चीजें हमें उसके लिए रिक्वायर्ड है। और दूसरी चीज में हमने पढ़ा फेज डिफरेंस क्या होता है और कैसे उसको निकालते हैं। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस लेके आपको ये चीज बताई है कि किस तरह से आप उन चीजों को बता सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी में फेज डिफरेंस है, कौन सी क्वांटिटी में फेज डिफरेंस नहीं है, और किस तरह से आप लैगिंग या लीडिंग को बता सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही हम रख रहे हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के समझ सकें, ताकि आगे आने वाला जो टॉपिक है फेजर डायग्राम, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेज डिफरेंस के बाद, वो हमें समझना है। तो उसके लिए आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आती है, तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।